Good morning, students. Today we are going to discuss about double field revolving theory of induction motor, single phase induction motor. As we discussed in previous lecture that single phase induction motor does not have starting torque. So in this lecture we will see that why it does not have self-starting torque and how it make it self-start. So according to double revolving field theory, any alternating quantity can be resolved into two rotating components, okay, which rotates in opposite direction and each having magnitude as half of the maximum magnitude of the alternating quantity. In case single phase induction motor, the stator winding produces an alternating magnetic field having maximum magnitude of phi m. Let's see in this figure. In this figure, let us we take supply voltage Vs is applied to rotor conductors, stator conductors. Because of this supply voltage, current will passing through the stator conductor. Because of this, current will passing like this, dot in upper part and cross in lower part. If you apply your right hand thumb rule, then you will get the direction of main field flux, that is stator flux. Okay, so the direction of stator flux, if we apply the right hand thumb rule, तो जो हमें stator flux जो मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा phi s. ओके, अगर मैं डायग्राम बनाऊं एमएमएफ वर्सेस स्पेस का, ठीक है ना, अल्फा के रिस्पेक्ट में अगर मैं कर्व बनाऊं, ड्रॉ करूं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा एमएमएफ है ये मेरा मैक्सिमम है, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा एक्सेस पे, ये एक्सेस है आपके स्टेटर की, तो यहाँ पे जो मुझे एमएमएफ मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। और जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी तो जो मेरा एमएमएफ है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया है एमएमएफ वर्सेस अल्फा, ठीक है ना, एंगल, स्पेस एंगल। तो यहाँ पे इस पे मतलब अगर मैं 0 पॉइंट की बात करूँ, एक्सेस की अगर मैं बात करूँ, तो आपका जो एमएमएफ है वो मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे आपका जो एमएमएफ है धीरे धीरे डिक्रीज होगा। इस पॉइंट पे आके आपका जो एमएमएफ है वो 0 हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये आपको मिलेगा कर्व एमएमएफ वर्सेस अल्फा के बीच में। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करूं, तो हम सप्लाई वोल्टेज साइनसॉइडल दे रहे हैं, इसमें सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, है ना, और वो साइनसॉइडल के फॉर्म में है। तो अगर मैंने स्पेस एंगल के फॉर्म में ड्रॉ किया है, अब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसको ड्रॉ करूंगी। तो मैंने जैसे ही वी सप्लाई वोल्टेज दिया तो करंट फ्लो होगा, करंट के कारण जो फ्लक्स आएगा स्टेटर फ्लक्स, क्योंकि हमने सप्लाई साइनसॉइडल सप्लाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो मुझे वेवफॉर्म मिलेगी वो साइनसॉइडल वेवफॉर्म मिलेगी। ठीक है, ये हमारा साइनसॉइडल वेवफॉर्म मुझे मिल रही है, और ये मैंने टी के रिस्पेक्ट में बनाया है, इसको मैंने अल्फा के रिस्पेक्ट में बनाया था। अब मैं जब इसकी इक्वेशन लिखूंगी, मतलब इसकी फ्लक्स की इक्वेशन लिखूं, स्टेटर फ्लक्स की अगर मैं इक्वेशन लिखूंगी, स्टेटर फ्लक्स हम मान सकते हैं स्टेटर फ्लक्स है। अगर मैं स्टेटर फ्लक्स की अगर मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, तो मेरी क्या इक्वेशन मिलेगी, मैक्सिमम फ्लक्स, कितना मैक्सिमम फ्लक्स है, ये अगर मैं बात करूँ तो ये आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा मुझे, ये phi m है मैक्सिमम फ्लक्स। अब ये वाला जो है वो साइन के टर्म में वेरी हो रहा है, तो साइन ओमेगा टी, ओमेगा के रिस्पेक्ट में हमने बनाया है। और ये वाला जो है आपको देखिए, यहाँ पे अगर मैं 0 की बात करूँ, 0 पे ये आपको कौन सा कर्व मिल रहा है, कोसाइन कर्व मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 0 की बात करूँ तो ये कौन सा कर्व मिल रहा है आपको, साइन का कर्व मिल रहा है, तो कॉस अल्फा, ठीक है ना, कोसाइन है कर्व आपका, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इनटू साइन ओमेगा टी। तो ये हमें स्टेटर फ्लक्स मिल जाएगा। स्टेटर फ्लक्स की क्या इक्वेशन मिल गई मुझे, फाई एम साइन ओमेगा टी इनटू कॉस अल्फा। जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है फाई इज इक्वल टू फाई एम बाई 2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस फाई एम बाई 2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। ठीक है ना, ये दोनों में को अलग अलग मैंने कर लिया है। मतलब ये जो आपको फाई एम मिल रहा है, जो मैक्सिमम फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 में डिवाइड हो गया है, एक फाई एम बाई 2 और एक फाई एम बाई 2। देख रहे हैं आप, जो मैग्नीट्यूड है फाई एम वो किस में डिवाइड हो गया है, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया है, फाई एम बाई 2 फाई एम बाई 2। अब हमें ये देखना है ये वाला जो कंपोनेंट है ओमेगा टी माइनस अल्फा, ये जो है, अब ये जो फाई है फ्लक्स, स्टेटर फ्लक्स, ये रोटेट कर रहा है आपका एयर गैप में, ठीक है ना, ये रोटेटिंग है, तो ये भी आपका क्या होगा, रोटेट कर रहा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड है फाई एम बाई 2। तो ये इसके कारण जो हमारे ये जो कंपोनेंट आपका रोटेट करेगा वो करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इसके कारण जो हमारा जो
फ्लक्स मिलेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, जो रोटेट कर रहा है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसके कारण जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, मतलब ये जो है आपका, ये जो मैग्नीट्यूड आपको मिल रहा है ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मतलब आपका जो स्टेटर फ्लक्स था, मैक्सिमम फ्लक्स, वो दो में डिवाइड हो गया। एक है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, सेम है, φm/2 φm/2। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखिए, क्योंकि दोनों का फ्लक्स का मैग्नीट्यूड सेम है, और एक आपका इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और एक आपका इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इस फ्लक्स के कारण, स्टेटर फ्लक्स है ना फॉरवर्ड वाला, ये फॉरवर्ड फील्ड है आपकी, ये आपकी फॉरवर्ड फील्ड है इस फ्लक्स के कारण, मतलब इस फॉरवर्ड फ्लक्स के कारण मेरा रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको मैंने बोला है E2F। ठीक है, अब इस बैकवर्ड के कारण भी मेरा रोटर में इंड्यूस ईएमएफ होगा, जिसको मैं बोल रही हूँ E2B। इस इंड्यूस ईएमएफ के कारण मेरा रोटर में एक करंट फ्लो होगा, जिसको मैं बोल रही हूँ I2F, और इस बैकवर्ड ईएमएफ के कारण मेरा करंट फ्लो होगा रोटर में, जिसको मैं बोल रही हूँ I2B। ठीक है, फॉरवर्ड करंट, बैकवर्ड करंट इन रोटर। इस करंट के कारण क्या होगा, मेरा रोटर में एक फ्लक्स डेवलप होगा, जिसको हम बोल रहे हैं φ2F, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसके कारण मेरा बैकवर्ड में फ्लक्स डेवलप होगा इस I2 के कारण, जिसको मैं बोल रही हूँ φ2B। अब इस फ्लक्स के कारण क्या होगा, मेरा टॉर्क प्रोड्यूस होगा रोटर में, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड टॉर्क, जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि मेरा जो FIF था वो इस डायरेक्शन में था, और इस फ्लक्स के कारण, रोटर में जो फ्लक्स है उसके कारण हमारा एक बैकवर्ड टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो कि इस डायरेक्शन होगा, क्योंकि हमारा जो φF और φB की जो वैल्यू है, मतलब ये अगर मैं बोलूं, ये आपका φB है, ठीक है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और ये वाला जो है ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपका जो टॉर्क होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो टॉर्क भी क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। एक टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है, 5 न्यूटन मीटर का, एक आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है +5 न्यूटन मीटर का, तो क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा आपका, नेट टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, है ना। तो नेट टॉर्क हमारा क्या आएगा, अगर मैं रिजल्टेंट टॉर्क की बात करूं, रोटर पे जो रिजल्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0। इसलिए हम बोलते हैं कि आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, क्योंकि जो उसका रिजल्टेंट टॉर्क है, उसमें जो रिजल्टेंट टॉर्क लग रहा है टॉर्क पे, वो 0 लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका जो स्टेटर में जो फ्लक्स है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। एक कंपोनेंट जो है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। उसके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, इक्वल अमाउंट को टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका अगर मैं नेट निकालूं तो वो क्या मिल रहा है, मुझे 0 मिल रहा है। इसके बाद अगर हम इसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें, तो ये आपकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल मोटर की। अगर मैं बात करूँ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मैंने ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क, ये जो मैंने टॉर्क ड्रॉ किया है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का मैंने टॉर्क दिया है। इसकी ये जो NS स्पीड में रोटेट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला टॉर्क, और इसकी जो स्लिप है वो S है आपकी। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये ब्रेकिंग मोड आ गया। इसका अगर नीचे में बनाती हूँ तो ये जनरेटिंग मोड हो जाएगा। यहाँ पे S की वैल्यू 0 है, यहाँ पे S की वैल्यू 1 है, और आगे लेके जाऊंगी तो यहाँ पे ब्रेकिंग S की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। हमने ये ब्रेकिंग में देखा हुआ है। अब जब मैं ये मैंने फॉरवर्ड टॉर्क बना दिया, अब मैं बैकवर्ड टॉर्क बनाऊंगी। बैकवर्ड टॉर्क क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो देखिए बैकवर्ड टॉर्क जब मैं बनाती हूँ, इसमें मैंने पूरा पूरा ले लिया है। ये अभी हमने बनाया था बैकवर्ड फॉरवर्ड टॉर्क, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, फॉरवर्ड टॉर्क है, जिसको मैं TF से डिनोट कर रही हूँ। सेम मैंने क्या बनाया है, बैकवर्ड टॉर्क बनाया, जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये वाला जो मेरा है, यहाँ से जो मैंने बनाया है वो बैकवर्ड टॉर्क बनाया है, ठीक है ना। ये मेरा बैकवर्ड टॉर्क है, इसका जस्ट अपोजिट मैंने बनाया है बैकवर्ड टॉर्क। तो ये मेरा हो गया TB बैकवर्ड टॉर्क। ठीक है, ये दिख रहा है आपका फॉरवर्ड, और ये है मेरा बैकवर्ड। अब मैं क्या बनाऊंगी, अब मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगी, दोनों को मुझे प्लस करना है, क्योंकि देखिए एट S = 1, S = 1 पे ये वाला जो मैग्नीट्यूड है और ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है आपका, सेम है ना। जो फॉरवर्ड का जो मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। ये समझ में आया। तो यहाँ पे जो, अगर मैं रोटर स्पीड की बात करूँ, स्पीड अगर मेरी 0 है, तो आपको जो टॉर्क मिलता है वो भी 0 मिलता है। तो जो नेट टॉर्क है वो क्या मिल रहा है मुझे, S = 1 पे नेट टॉर्क क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब मेरी मोटर एक्सेलरेट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका जो टॉर्क है वो 0 हो रहा मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो मेरा रिजल्टेंट टॉर्क है वो 0 है एट S = 1 पर। ठीक है ना, S = 1 पे। पर अगर मैं कहीं और बात करूं,
ठीक है, तो एट दिस स्टैंडर्ड स्टिल कंडीशन our resultant torque will be 0 at s is equal to 1. अगर मैं कहीं और की बात करूं, सपोज मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, ये मेरा रिजल्टेंट टॉर्क है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखिए कुछ स्पीड में, अगर मैं इस स्पीड की बात करूं, इस स्पीड पे मुझे ये टॉर्क मिल रहा है ना, ये इतना इतना टॉर्क मिल रहा है, ये टॉर्क मिल रहा है। मतलब अगर मैं अपने रोटर को पुश करूं एक ही डायरेक्शन में, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरे जो मोटर है वो रोटेट कर सकती है। ठीक है, हम इसको ये बोल सकते हैं at a standstill condition this one equal to this, है ना, this one is equal to this one, our net torque is, so our net torque is will be 0. But if we take the sum at any other speed, अगर मैं कहीं और स्पीड पे अगर सम में लूं in any other speed, you will be observed that you will get your torque will be coming like this, like this, like this, in forward direction में, and this curve in backward direction, this curve in backward direction. Okay, so from this resultant torque curve at speed n is equal to 0, resultant torque is equal to 0, but using some mechanism, okay, using some mechanism, you push it in one direction, either in forward direction, either in backward direction, so your net torque will not be 0. Okay, so motor will start accelerating in particular direction and it will reach the required speed. Okay, तो ये था आपका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं स्लिप की बात करूं तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अपनी स्लिप को, सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लिप। तो अगर मैं फॉरवर्ड स्लिप की बात करूं तो वह इसके बराबर होती है जो हमारी नॉर्मल स्लिप है। कैसे निकालते हैं, एन एस माइनस एन बाई एन एस, ये हो गया हमारा 1 माइनस एन बाई एन एस। अगर मैं इसको सॉल्व, एन एस बाय एन एस 1 हो गया, एन बाई एन एस ये हो गया। अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं, क्योंकि मेरी जो बैकवर्ड फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो मैंने यहाँ पे माइनस एन ले लिया, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1 प्लस एन बाई एन एस। दोनों को मैंने ऐड किया तो आपका एस एफ प्लस एस बी आ रहा है 2, और मुझे पता है मेरा जो एस एफ है वो एस के बराबर है, तो जो मेरी बैकवर्ड स्लिप आएगी वो आएगी मेरी 2 माइनस एस। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, इस लेक्चर में हमने देखा है कि हमारा जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, तो उसकी जो दो थ्योरी से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होती है हमारी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, एक होती है क्रॉस फील्ड थ्योरी। अभी हमने जो देखा है, इसमें जो हमने एक्सप्लेन किया है किस तरह से हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही, वो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से हमने एक्सप्लेन किया है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का मतलब क्या होता है, उस जो आपकी मेन फील्ड है, जो फ्लक्स मैक्सिमम स्टेटर फ्लक्स है, उसको दो फील्ड में उसने डिवाइड किया, जो कि दो फील्ड, फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड, दोनों ही रिवॉल्व कर रही हैं अपने ही एयर गैप में, पर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है 5m/2 वो दोनों का क्या है, सेम है। अब उनसे जो रोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो भी सेम मैग्नीट्यूड का हो रहा है, पर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे टॉर्क की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, हमारी 0 हो गई, जो नेट रिजल्टेंट टॉर्क है वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और वो हमने टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक से भी देखा है कि जो हमारा नेट रिजल्टेंट टॉर्क एस इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। मतलब एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एस इज इक्वल टू 1 क्या होता है हमारा, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आपका जो टॉर्क लग रहा है वो 0 लग रहा है, मतलब वो स्टार्ट हो ही नहीं पा रही है। पर अगर मैं किसी तरह से, किसी मैकेनिज्म की से अगर मैं उसको रोटेट कर दूं किसी स्पीड पर, सपोज मैं इसको यहाँ लेकर आएगी, तो कुछ ना कुछ आपको टॉर्क मिलना शुरू हो जाएगा। अगर एक बार मोटर ने एक्सलेट करना शुरू कर दिया तो वो रोटेट करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो इस डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से हमें ये समझ में आया कि हमारा टॉर्क किस तरह से हमारा 0 हो रहा है। अब हमने स्लिप की वैल्यू निकाली, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो स्लिप है वो मेरी एस है, पर बैकवर्ड डायरेक्शन की क्या स्लिप आएगी, तो वो आ रही है मेरी 2 माइनस एस। ओके, थैंक यू सो मच।